हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे कल बताया था कि मयंक सर का तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मयंक सर मुझे तो इतना ही पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आज मुझे पता चला कि उनकी कुछ सर्जरी होने वाली है। डॉक्टर ने उन्हें मतलब कम से कम उनको 15 दिन तो लग ही जाएंगे रिकवर करने में। तो फ्रेंड्स, आप लोग उनकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो कम से कम 15 दिन तो उनको लगेंगे ही। उनकी वीडियो 15 दिन के बाद ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और चैनल को मैं ही ऑपरेट कर रही हूँ आजकल, तो थोड़ी बहुत मुझे भी टेक्निकल परेशानियाँ आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा भी है आप लोग सपोर्ट करिए और मयंक सर की जल्दी ठीक होने की कामना करिए आप भी। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने 8th चैप्टर कंप्लीट किया था, आज हमारा 9th चैप्टर शुरू। ठीक है, तो हमारा 9th चैप्टर है सजीव एवं उनका परिवेश। तो यहाँ पे सजीव के बारे में जानेंगे कि सजीव क्या होते हैं, और उनके परिवेश मतलब उनके वातावरण, आसपास के वातावरण के। ठीक है, वातावरण मतलब जैसे कि हम गांव में रहते हैं तो गांव का वातावरण अलग होता है। गांव में क्या होता है कि गांव में आपको नदियां दिखेंगी, तालाब दिखेंगे, झील दिखेंगे, वहाँ पर अलग तरह के पेड़ पौधे दिखेंगे। और शहर का परिवेश कैसा होता है, तो शहर में आपको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखेंगी। ठीक है, और जैसे फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े प्लांट हैं, ये सब शहरों में होते हैं। और वहाँ उतने ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते। वहाँ सिर्फ गार्डन और पार्क होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे लोग जाके थोड़ी देर बैठते हैं, है ना। गांव में आपको खेत दिखेंगे, लोगों के, किसान के खेत दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये गांव का परिवेश और शहर का परिवेश हुआ। ठीक है, तो शहर का परिवेश मतलब शहर का वातावरण, और गांव का परिवेश मतलब गांव का वातावरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण, ये हमारा 9.1 है, सजीव एवं उनका परिवेश। और अगला है सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण। अब हम सजीव जीव जंतु या सजीव जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि उनके लक्षण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सजीव वे हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, मतलब वो भोजन ग्रहण करते हैं, अपना खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, खुद से। जैसे कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। पर जीव जो है, मतलब जैसे कि हम हैं, हम पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, है ना। तो वे श्वसन, उत्सर्जन और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं। मतलब हम श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, हम उत्सर्जन करते हैं ना, मतलब मल मूत्र त्याग करना, पसीना का उत्सर्जन, है ना। तो ये हमें भी होती है। पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया मतलब हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण में कुछ भी बदलाव होगा। जैसे रात होता है तो हम सोते हैं, है ना, दिन होता है तो उड़ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ। जैसे कि कुछ पौधे जो हैं रात होते ही खिल जाते हैं, कुछ पौधों के पुष्प। और कुछ पौधों के पुष्प जो है जैसे सूर्यास्त होता है तो वो उनकी जो पुष्प हैं वो बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अनुक्रिया कहलाता है। ठीक, प्रजनन मतलब अपने समान संतति को उत्पन्न करना, मतलब अपने बच्चे पैदा करना। ठीक है, वृद्धि मतलब ग्रोथ, अपने शरीर की वृद्धि, है ना। तो पेड़ पौधों में भी होती है और हम में भी होती है। गति मतलब मूवमेंट, तो मूवमेंट हम भी करते हैं, पर पेड़ पौधों में मूवमेंट नहीं होता, वो एक दूसरे से दूसरे जगह नहीं जा सकते, है ना। तो यही क्या हुआ, ये सजीवों के लक्षण हैं। और ये सारे लक्षण जो है निर्जीवों में नहीं मिलते। जैसे कि लकड़ी को आपने कभी बढ़ते हुए देखा है क्या, कि कटा हुआ लकड़ी है कहीं पर पड़ा है तो वो क्या अपने आप उठ के कहीं चला जाता है, नहीं ना। तो ये क्या हुए, निर्जीव। जैसे कोई लोहा है, लोहे को आपने देखा है कि वो खाना खाते हुए या और कुछ क्रिया करते हुए जो हम करते हैं, जीवित जो जीव जंतु हैं वो करते हैं, नहीं देखा होगा ना। तो ये क्या हुए, ये निर्जीव हुए। और हम जो श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि और गति करते हैं तो हम सजीव हुए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब अजैव घटक, अजैव घटक क्या होते हैं, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। मतलब ये जो मिट्टी है, चट्टान है, वायु, जल और सूर्य का प्रकाश और ये टेम्परेचर जो है, ये हमारे वातावरण के अजैव घटक है। मतलब इनमें भी जीवन नहीं होता। ठीक है,
अब देखते हैं 9.2 आवास एवं अनुकूलन। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि आवास क्या होता है। फ्रेंड्स, जहाँ पर हम रहते हैं वो हमारा आवास कहलाता है, आवास स्थान कहलाता है। जैसे कि हम घरों में रहते हैं अपने घर बना के, तो घर क्या हुआ, हमारा आवास स्थान हुआ, है ना। या फिर गांव में या शहर में रहते हैं तो गांव एक किसी का आवास है, तो किसी का आवास शहर में है, ठीक है। और उसी तरह अनुकूलन, यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ आवास क्या है। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। वही परिवेश मैंने जो बताया जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पे मतलब किसी भी परिवेश में क्या क्या जीव होंगे, एक तो पेड़ पौधे होंगे, छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, मनुष्य होंगे, गाय भैंस बैल ये सब होंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, परिवेश। वहाँ पे समुद्र होंगे, झील झरने जंगल, ये सब उसका परिवेश कहलाएगा, ठीक है। तो अब अनुकूलन को देखते हैं। अनुकूलन क्या है, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतुओं के उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। मतलब मान लो आप पहाड़ी जगह में रहते हो, मतलब हिमालय वगैरह के आसपास के जगह, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, ये सब हिमालय से बहुत पास में होते हैं। तो वहाँ की मौसम क्या है, वहाँ की जलवायु अलग टाइप की होगी, बिल्कुल ठंडी होगी। हिमालय के क्षेत्र में मतलब जो पर्वत वगैरह है, पहाड़ है, वो हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढके हुए होते हैं। वहाँ पे पेड़ मतलब पर्वतों की श्रृंखला होती है, बहुत सारे पर्वत होते हैं। वहाँ पेड़ पौधे कैसे होंगे, चीड़ या देवदार या ओक बोलते हैं जिसको, पाइनस वगैरह की, इसके वृक्ष पाए जाएंगे वहाँ पे। और ये जो पेड़ है वो वहाँ रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, और वहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाएंगे वो भी वहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित होंगे। तो यही उनमें अनुकूलन कहलाता है। और इस अनुकूलन के लिए उनके शरीर में कुछ अनेक प्रकार के बदलाव होते हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो इसी के द्वारा वो लोग उस स्थान पे रह सकते हैं। जैसे कि राजस्थान में आप लोग देखोगे ऊंट जो मरुस्थल में रहता है, और उसी तरह नागफनी, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वैसे ही समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनके शरीर की जो अनुकूलन है वो अलग होंगे। वहाँ पे नारियल के पेड़, समुद्री जीव जंतु पाए जाएंगे, जैसे केजुराइना का नाम सुने तो उसके वृक्ष पाए जाएंगे, ठीक है। केकड़े मछली वगैरह समुद्र तट में उसके आसपास में पाए जाएंगे, ठीक है। उनका शरीर भी उसके लिए अनुकूलित होता है। अब ऐसे ही बारिश वाले स्थान जैसे कि मेघालय, असम के साइड में है, जो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उस टाइप के पेड़ पौधे और उसी टाइप के लोग रहने के लिए वहाँ अनुकूलित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्थलीय आवास। स्थलीय आवास क्या है, तो स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जीव जंतु स्थल में मतलब जैसे कि जहाँ पे पेड़ पौधे मतलब पहाड़ वगैरह हैं, इस सब को स्थल बोला जाता है। मतलब जमीन में जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाएंगे या उनके आवास को स्थलीय आवास कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जलीय आवास। तो जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे जल में पाए जाएंगे या जो जीव जंतु जल में पाए जाएंगे उनके आवास को जलीय आवास कहेंगे, ठीक है। इनका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं जैव घटक। मैंने ऊपर अजैव घटक बताया था, जैसे कि चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सब हमारे परिवेश के अजैव घटक हैं। अब जबकि जैव घटक क्या होते हैं इसको जानते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। मतलब इसमें जीवन पाया जाता है, वो जैव घटक कहलाएंगे, ओके। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पर्यानुकूलन। मतलब अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। मतलब जैसे कि आप किसी पहाड़ी एरिया में जाओगे तो जाते ही आपको ऐसे लगेगा कि सांस फूल रहा है, आप सांस लेने में परेशानी महसूस करोगे, ठीक है। फ्रेंड्स, पहाड़ी इलाके में
जैसे ही हम ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, और हम जो है जो नीचे से मतलब अपने इलाके से उस इलाके में जाएंगे तो कुछ दिन हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे मतलब जैसे जाएंगे तब तो सांस फूलेगी, ऐसे कुछ चक्कर वक्कर आएंगे, सिर दर्द होने लगेगा। फिर कुछ दिनों के बाद हमारी आदत बन जाती है उस वातावरण में रहने के लिए, ठीक है, और हमारा शरीर अपने आप को उसमें ढाल लेता है उसके अनुरूप। तो इस अल्प अवधि में मतलब इस थोड़े समय के लिए हमारा शरीर जो अनुकूलन धारण करता है उसे ही पर्यानुकूलन कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल बताया जैसे कि सिर्फ पहाड़ी एरिया में नहीं, जैसे आप ज़्यादा बारिश वाली जगह में जाओगे तो भी वहाँ पे कुछ दिनों के लिए आपको परेशानी होगी। जैसे सूखे जगह में जाओगे तो वहाँ भी कुछ दिन परेशानी होगी, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर उसके हिसाब से ढल जाता है, वहाँ के मौसम के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। 9.3 विभिन्न आवासों की यात्रा। आपने कभी ऐसे जगहों में यात्रा की, मतलब आप कभी अपने जहाँ भी रहते हो वहाँ से ऐसे जगह में गए हो जहाँ का मौसम बिल्कुल अलग टाइप का हो? जैसे कि मान लो आप एमपी में रहते हो, आप गुजरात गए हो, या फिर जहाँ पे जैसे शिमला वगैरह गए हो, या इधर है साउथ में, तो उस तरफ देखोगे तो उधर बिल्कुल चिपचिपा माहौल रहता है। साउथ में बिल्कुल पसीने निकलते रहेंगे, गर्मी बहुत होती है, और 12 महीने वहाँ पे बारिश चलती रहती है ना। तो वहाँ का जो मतलब जगह है वो अलग टाइप का होता है। तो इसी को हम आगे देखते हैं कि विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ स्थलीय आवास के बारे में जानेंगे कि स्थल में आवास किस तरह का होता है। जैसे कि सबसे पहले है मरुस्थल। हम मरुस्थल के बारे में जानेंगे कि ऊंट एवं उसका परिवेश। मैं यहाँ पे ऊंट के बारे में बताऊंगी आपको थोड़ा सा कि ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए कैसे अनुकूलित होता है। आपने देखा है मरुस्थल मतलब राजस्थान वगैरह के साइड में गए, जैसलमेर, बीकानेर वगैरह, तो उस साइड में मौसम क्या है, बिल्कुल शुष्क होता है। वहाँ बारिश बहुत कम होती है, पानी की भी कमी होती है उस साइड में, और हर तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, मतलब धूल उड़ते रहता है, रेत होती है उस जगह पे। रेत के टीले बने हुए होते हैं जो कि मतलब हवा के द्वारा उसमें एक डिजाइन ऐसे बनी होती है, लहरदार, बहुत खूबसूरत दिखता है देखने से। तो उस जगह के लोग बिल्कुल वहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब जैसे कि हम ऊँट के बारे में जानेंगे कि ऊँट वहाँ पे कैसे रहता है। तो ऊँट के लंबे लंबे पैर होते हैं, पैर बहुत लंबा होता है ना, और उसका जो खुर होता है वो गद्देदार होता है, जिससे वो रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है ना। और लंबे पैर किस लिए होता है, ताकि उसका शरीर जो है रेत की गर्मी से दूर रहे, ठीक है। और उसमें मतलब मूत्रोत्सर्जन, मतलब वो उसमें मूत्र बहुत कम मात्रा में मूत्रोत्सर्जन करता है, मतलब और बहुत कम मतलब मल जो त्याग करता है वो शुष्क रूप में होता है, सूखा मल त्यागता है, और उसको पसीना नहीं आता, और उसके शरीर में जल की कमी, मतलब मूत्र कम त्यागेगा, मल में भी शुष्क मल छोड़ेगा, पसीना नहीं निकलेगा, तो उसके शरीर में जल का ह्रास भी कम होता है, मतलब पानी का जो ह्रास है वो बहुत कम होता है, और वो जल के बिना बहुत एक महीने तक वो रह सकता है, ठीक है। आप सब तो जानते ही हो इसको। उसी तरह से बिल में मरुस्थलीय जंतु, जैसे कि रेगिस्तान में चूहे बहुत होते हैं, बड़े बड़े चूहे हैं, सांप हैं, तो वो क्या करते हैं, दिन में तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, इसलिए वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, पर जैसे ही रात होती है तो रात में वहाँ का टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। दिन में हाई टेम्परेचर और नाइट में लो टेम्परेचर हो जाता है, रात में ठंडी होती है वहाँ पे। तो चूहे सांप ये क्या है, रात में निकलते हैं, रात्रिचर जीव जंतु है वहाँ पर के, ठीक है। तो ये जो चूहे और सांप है वो दिन भर बिल में रहते हैं और रात को शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं। उसी तरह से मरुस्थल में उगने वाले पौधे, जैसे कि कैक्टस, आप चित्र देख रहे हो, ये कैक्टस है, ये भी एक तरह का कुछ प्लांट है वहाँ पे जो रेगिस्तान में मिलता है, और ये भी एक कैक्टस ही है। ये झाड़ी नुमा यहाँ उधर के पौधे होते हैं, उनके पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, या तो पत्ते होते ही नहीं हैं। जैसे कि ये जो कैक्टस देख रहे हो, इसमें इस तरह से अनुकूलन होता है कि उसमें वाष्पोत्सर्जन कम होगा, उससे जल की हानि कम होती है, पत्तियां बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होते, या तो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये कांटों के रूप में बदल जाते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण
तने के द्वारा होता है। ये जो आप देख रहे हो ये उसके तने हैं, ये जो कांटे के रूप में देख रहे हो वो पत्तियां हैं। तो प्रकाश संश्लेषण इनमें तने से होता है, ठीक है। और तना बिल्कुल मोटा होता है, एकदम स्पंज की तरह मोटा होता है और उसमें पानी सुरक्षित रहता है। और इसके ऊपर एक मोम जैसी परत चढ़ी होती है, वाइट वाइट सी, तो मतलब वो पूरा ढका होता है इस परत से, जो कि जल का संरक्षण करता है, मतलब जल के हानि को बचाता है। और इसके जड़ जो है वो मतलब यहाँ जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनकी जड़ें बहुत नीचे तक, बहुत गहराई तक जाती हैं ताकि वो जल का अवशोषण कर सके। ओके, चलिए हमने मरुस्थल के जीव जंतुओं के बारे में जाना, अब हम पर्वतीय क्षेत्र के जीवों के बारे में जानेंगे, जीव और पेड़ पौधों के बारे में। तो पर्वतीय क्षेत्र में कैसे मिलते हैं हमें जीव? तो ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, बहुत ठंडे मतलब जैसे ही आप ऊपर चढ़ते जाओगे तो ठंड जो है बढ़ते जाती है, कहीं कभी कभी बर्फबारी होती है, इसमें तेज हवाएं चलती हैं, कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, मतलब वही बर्फ गिरना या हिमपात होना, और तेज हवा चलती है। तो इसके लिए वहां पर के पेड़ पौधे कैसे अनुकूलित होते हैं? तो यहाँ पर के पेड़ पौधे जो हैं उनमें नुकीली पत्तियां होती हैं, वहां पे या तो देवदार, चीड़, ओक इसके पेड़ पाए जाएंगे, पाइनस, साइकस ऐसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे। और जो है ये जो वृक्ष हैं वो शंक्वाकार होते हैं, जैसे आप देख रहे हो चित्र में, ये शंक्वाकार होते हैं और इसकी शाखाएं तिरछी तिरछी होती हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे। ये जो इसकी शाखाएं होंगी वो इस तरह से इधर नीचे की तरफ होंगी, ठीक है, ताकि जो भी या तो बारिश आती है या फिर बर्फ गिरता है तो ये वो इसके पत्तियों से फिसलकर नीचे चले जाते हैं, ठीक है, और इससे पेड़ को कुछ हानि नहीं होती और वो मतलब बर्फ गिरने से बच जाते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ के जीव जंतु कैसे रहते हैं। पेड़ पौधों के बारे में तो जान लिया, अब हम यहाँ के जीव जंतु जो हैं वो कैसे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहाड़ी तेंदुआ, याक, पहाड़ी बकरी पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। मतलब जैसे पहाड़ी तेंदुआ है उसके शरीर पे फर पाया जाएगा, मतलब मोटे, वहाँ पे मेनली वहाँ का तेंदुआ व्हाइट कलर में होता है, सफ़ेद रंग में देखने को मिलेगा आपको, ताकि वो ठंड से बच सके, ठीक है। और बकरी है, बकरी के खुर बहुत मजबूत होते हैं ताकि वो जो ऊंचे नीचे चट्टान है, ढालदार चट्टान, उस पर दौड़ सके। और जैसे कि याक है, याक के शरीर पे बहुत लंबे लंबे बाल मिलेंगे। और जैसे कि और जो भी जीव जंतु हैं उसके शरीर में फर या बाल बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जो उनको ठंड से बचाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पर्वतीय क्षेत्र में मिलने वाले जीव जंतुओं में अनुकूलन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि घास स्थल में जो जीव जंतु मिलते हैं वो कैसे अनुकूलित होते हैं। तो घास स्थल में शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रखता है। तो अब हम यहाँ पे घास स्थल के पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे। तो यहाँ घास स्थल नाम से ही पता चलता है कि यहाँ घास ज्यादा होते हैं और पेड़ पौधे जो हैं बिल्कुल या तो कटीले होंगे या फिर छोटे आकार के होंगे या बड़े आकार के भी हो सकते हैं। इस घास स्थल में हमारा वन भी इसी में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे घास स्थल में शेर पाया जाता है और शेर का कलर कैसा होता है, मटमैला कलर का, मतलब वो फोटो वगैरह में देखते हैं तो वो येलो दिखता है पर असली में वो मटमैले कलर का होता है जो उसको घास में छुपने के लिए बिल्कुल अनुकूलित बनाता है ना। और इसके पैर के जो सामने पैर के जो नाखून होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, किस लिए होते हैं, तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए और शिकार को फाड़ने के लिए, ठीक है। इसके दांत जो है बहुत बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं और शरीर की जो पेशियां होती हैं मतलब इसके मसल्स होते हैं बहुत मजबूत होते हैं दौड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए इन्हें दौड़ना पड़ता है इसलिए, और ये गर्म खून वाले होते हैं, ओके। तो अब हमने यहाँ पे शेर के बारे में जाना, अब हिरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिरण के शरीर में क्या अनुकूलन होता है। तो हिरण कटीली झाड़ियों को खाते हैं या फिर इन घासों को खाते हैं, तो इसको खाने के लिए उनके जो जबड़े हैं, चबाने के लिए उनके दांत और जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। और इनके जो कान है वो बिल्कुल सिर के पीछे साइड में होते हैं। आपने हिरण कभी देखा होगा, भले ही ऐसे नहीं जंगल में नहीं देखा है पर चिड़ियाघर में जरूर देखा होगा आपने हिरण। तो हिरण के जो कान है वो पीछे साइड में होते हैं,
मतलब ऐसे घूम सकते हैं। तो किस लिए होते हैं वो? तो इनको शिकारियों से जो है संकेत देने के लिए। और हिरण में तेज गति से दौड़ने के लिए इनके पैर भी पतले पतले होते हैं और ये काफी तेजी से दौड़ते हैं ताकि वो अपने शिकार से अपनी रक्षा कर सके। तो हमने यहाँ पे हिरण के बारे में भी जाना। अब देखते हैं कुछ जलीय आवास। जलीय आवास में कैसे जीव जंतु रहते हैं, उनके अनुकूलन क्या है, ये जानेंगे। तो जलीय आवास में जैसे समुद्र में मछली या स्क्विड। पहले हम मछली के बारे में जान लेते हैं कि मछली में क्या क्या अनुकूलन होते हैं। सबसे पहले तो मछली का शरीर धारा रेखी होता है, मतलब स्ट्रीमलाइन होता है। जैसे कि मैंने शायद पिछली क्लास में आपको बताया था कि मछली के जो सिर के भाग है, सिर बिल्कुल ऐसे शंक्वाकार होता है। जैसे नाव को देखा है आपने, नाव का जो अगला सिरा है वो नुकीला होता है, तो सेम वो आकार उसका मछली को ही देख के लिया गया है। ठीक है, नाव का जो नुकीला आकार है मछली को ही देख के लिया गया। उसके बीच का भाग मोटा होगा और पीछे फिर से सकरा होता है। तो ये जो है मछली को गति करने के लिए अनुकूलित होता है, पानी को चीरते हुए वे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें सांस लेने के लिए पानी के अंदर गिल्स पाए जाते हैं सांस लेने के लिए, और तैरने के लिए फिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मछली का अनुकूलन। अब हम देखेंगे स्क्विड और ऑक्टोपस। स्क्विड और ऑक्टोपस ये भी समुद्री जीव हैं और इनका शरीर धारा रेखी तो नहीं होता, पर ये तलहटी में समुद्र के नीचे में जाके रहते हैं, बिल्कुल समुद्र की गहराई में रहते हैं। ठीक है, और वहीं से अपना ये शिकार वगैरह पकड़ते हैं और वहीं से अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि डॉल्फिन और व्हेल ये किस तरह से रहते हैं। डॉल्फिन तथा व्हेल में वात छिद्र होता है। फ्रेंड्स, आपने कभी व्हेल देखा है या फोटो में ही सही, पर व्हेल तो देखा ही होगा। डॉल्फिन के बारे में तो आप जानते हो कि डॉल्फिन बहुत ही बुद्धिमान जीव है ना। तो व्हेल के सिर के ऊपर एक छिद्र होता है या एक छेद होता है जिससे वो श्वास लेता है। आपने देखा होगा कि व्हेल या डॉल्फिन जो है बार बार समुद्र के सतह पे आके तैरते हैं। तो किस लिए तैरते हैं? तो उनमें गिल्स नहीं पाया जाता। सब श्वास लेने के लिए, पानी के अंदर श्वास लेने के लिए उनमें गिल्स नहीं पाया जाता, वो इन वात छिद्र से ही श्वास लेते हैं। तो इसी के लिए वे ऊपर आते हैं और सांस लेके फिर नीचे चले जाते हैं, फिर काफी देर तक नीचे रहेंगे, फिर एक उभर के ऊपर आते हैं। तो समुद्री जीव में इस तरह से अनुकूलन होता है। अब समुद्र के बाद हम तालाब एवं झील के अनुकूलन के बारे में जानेंगे। देख रहे हो आप, कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं। प्लवन करते हैं मतलब तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे, आपने जैसे कमल के पौधे को देखा है, तो उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं गोलाकार, बिल्कुल थाली की तरह, और वो जल के सतह पर तैरते रहते हैं। और उनके जो तने हैं, जो उसका तना है वो खोखला और लंबा होता है ताकि वो जल में आसानी से खड़ा रह सके। और उसकी जड़ जो है कीचड़ में, मिट्टी में धसी हुई होती हैं ताकि वो वहां से अपना खनिज जो है ग्रहण कर सके, खनिज पदार्थ जो है उसको। हाँ, अब आगे देखते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर होती हैं। ये देख रहे हो आप चित्र में कि ये आंशिक रूप से जल में डूबे हुए हैं, है ना, मतलब पूरी तरह से जल में नहीं डूबे हैं। इसका जो फूल वाला भाग है वो बाहर निकला हुआ है। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं, जैसे कि ये पौधे बिल्कुल जल में डूबे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से तालाब में या झील में जो भी मिलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये जलकुंभी का पौधा है। इसके देख रहे हो रेशेदार जड़ है, बिल्कुल रेशे की तरह, और इसके पत्ते जो हैं इसमें वायु कोश पाए जाते हैं, मतलब स्पंज की तरह होते हैं। इसके जो यहाँ पे ऊपर में जो मिलता है, इसी की सहायता से जल में तैरते रहते हैं। ठीक है, अब हम मेंढक के बारे में जानेंगे। मेंढक भी तालाब में ही पाया जाता है ज्यादातर। तो मेंढक का जो पश्चपाद है, उसके पीछे का टांग है, वो लंबी छलांग लगाने के लिए काफी मजबूत होता है ना। और वो छलांग लगा के अपने शिकार को पकड़ता है। और उसके जो पैर हैं उसमें, मतलब पैर की जो उंगलियां हैं वो जाल युक्त होते हैं, ऐसे जाल की तरह उसमें संरचनाएं पाई जाती है जो उनको पानी में तैरने के लिए सहायता करते हैं। और सांप भी पानी में रहते हैं। और मछली के बारे में तो आप जानते ही हो, मैंने बताया पहले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे आसपास के जीव 9.4, हमारे आसपास के जीव। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारे आसपास के जीव
कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे श्वसन करते हैं, ठीक है, कैसे वृद्धि करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हो कि जितने भी जीवित जीव हैं या सजीव हैं उनको वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, वृद्धि और विकास के लिए और ऊर्जा के लिए, है ना। अगला है, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जो भी जीवित है वो वृद्धि करता है, मतलब ग्रोथ करता है। जैसे कि एक शिशु वृद्धि करके वयस्क हो जाता है, एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा वृद्धि करके मुर्गी या मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है, सभी जानते हो, है ना। तो सजीव क्या है, वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि सभी सजीव वृद्धि करते हैं। आपने कभी मरे हुए जीव को वृद्धि करते नहीं देखा होगा, है ना। या फिर प्लास्टिक को की चीजों को, या प्लास्टिक का कोई बॉटल है उसको वृद्धि करते देखा है क्या? नहीं ना। तो क्या सभी जीव श्वसन करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो भी जीवित है वो श्वसन तो करेंगे ही, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, कुत्ता, मछली, केचुआ, पौधे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम केचुए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि केचुआ जो है अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। उसके शरीर में जो बाह्य त्वचा होती है उसके माध्यम से केचुआ श्वसन करता है, ठीक है। पेड़ पौधे कैसे श्वसन करते हैं, कैसे श्वसन करते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि पेड़ पौधे किस प्रकार से श्वसन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? उद्दीपन मतलब, चलिए आगे देख लेते हैं फिर समझ में आएगा। सॉरी, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया तथा वातावरण में होने वाले इन परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। मतलब हमारे जो बाहरी वातावरण है उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसके प्रति हम जो अनुक्रिया करते हैं तथा जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन है उसको उद्दीपन कहते हैं। मतलब हमारा शरीर किसी, मान लो आपको कोई सुई चुभा दिया तो आप हाथ को हटा लोगे वहां से, या आपको दर्द होगा, तो जो हम अनुक्रिया करते हैं मतलब हम हाथ को हटा लेंगे वो अनुक्रिया कहलाएगा, और जो पूरी क्रिया है वो उद्दीपन कहलाएगी। जो सुई चुभाने का काम है वो उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि में खिलते हैं, है ना। कई पुष्प ऐसे हैं जैसे कि रात रानी का फूल जो है रात्रि में ही खिलता है ना। और कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। बहुत सारे पुष्प हैं जो सूर्यास्त के बाद मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं। छुई मुई या गुल मेहंदी, जैसे कि आप छुई मुई के पौधे को ऐसे टच कर दोगे तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो ये क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। हम इससे कह सकते हैं कि सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। मान लो आप मतलब प्लास्टिक को मारोगे तो वो कोई अनुक्रिया करेगा, मतलब वहां से हट जाएगा क्या? नहीं। और आप कुत्ते को एक पत्थर फेंक के मार दोगे तो वहां से उठ के भाग जाएगा। तो यही हुई उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, ठीक। सजीवों में उत्सर्जन, बिल्कुल सजीव उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि पसीने के रूप में उत्सर्जित करना किसी पदार्थ को, मतलब हम पसीने के रूप में उत्सर्जित करते हैं। बहुत सारे हानिकारक पदार्थ जो हैं, जैसे पानी पीते हैं और हमारे शरीर से पसीने के रूप में निकल जाता है, और मूत्र विसर्जित करते हैं, मल मूत्र त्यागते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से उत्सर्जन के उदाहरण है। जैसे विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो सारा भोजन पच तो नहीं जाता, है ना, कुछ ना कुछ उसके अवशेष बच जाते हैं, तो वो जो है अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, और हम मल द्वारा उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। और ऑफकोर्स जितने भी सजीव हैं उनमें उत्सर्जन होता ही है, चाहे वो पक्षी हो या जलीय जीव हो या फिर स्थलीय जीव, ठीक है। तो क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो देखते हैं प्रजनन क्या होता है। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। हाँ, कोई भी जीव जंतु जो है प्रजनन के द्वारा अपने ही समान संतति या अपने बच्चे पैदा करते हैं, उसे प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। जैसे पक्षी अंडा देते हैं ना, पक्षी अंडा ही तो देते हैं। कुछ जीव शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली जो है वो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, वो कोई अंडा नहीं देते, है ना।
अब पेड़ पौधे कैसे प्रजनन करते हैं? एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। सभी को पता है कि पौधे जो है अंकुरण द्वारा दूसरे पौधे को उत्पन्न करते हैं। मतलब एक पौधा है वो पहले तो फूल बनेगा, उसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होगी, निषेचन हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें फल बनता है और उस फल से ही अंकुरित होकर नया पौधा बनता है। ओके, तो क्या सभी जीव गति करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो गति करता है वो सजीव है। मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह चल के जाते हैं ना, तो हमारे शरीर में गति होती है। हमारा सोना, बैठना, उठना, जागना, ये सब क्या है? गति के ही उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जीव गति करते हैं। फिर जीवन क्या है? फ्रेंड्स, हमने इस लेसन को इतने डिटेल में पढ़ा, तो क्या आप बता सकते हो कि जीवन क्या है? तो हम जो ये श्वसन कर रहे हैं, जो ये सारी प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही है, वही जीवन कहलाता है। और ये सारी प्रक्रियाएं जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन हम मृत कहलाएंगे, है ना? उस दिन हम मर जाएंगे। हमारे शरीर की ये जितने भी उपापचय की क्रियाएं चल रही, सांस लेना, चलना फिरना, ये सब जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे ना। तो उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो आप बता सकते हो कि जीवन क्या है? पर ये थोड़ा कठिन है कि जीवन क्या है ये हम बताएं। फिर भी जो हमने इस लेसन में पढ़ा उसके हिसाब से तो यही कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि क्या है, अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। इसका मतलब है, एक उदाहरण से समझते हैं। गेहूं की बोरी में गर्मी उत्पन्न होना। मान लो आप के घर में कोई गेहूं की बोरी रखी हुई है, आप उसके अंदर हाथ डालोगे तो आपको वो गर्म महसूस होगा, उसमें गर्माहट महसूस होगी। तो ऐसा किस लिए होता है? तो ये ऐसा इसलिए है कि गेहूं की जो बीज है उनमें सुप्तावस्था में भी श्वसन की क्रिया चलती रहती। मतलब गेहूं जो है बीज के रूप में है, वो तो उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, उसके शरीर में कोई जैव प्रक्रम नहीं हो रहा है, फिर भी वो सक्रिय रूप से श्वसन की क्रिया उसमें होती रहती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है कि गेहूं की बोरी में गर्मी का उत्पन्न होना। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आया ये जीवन क्या है? इसका कमेंट्स करके आप बताइएगा। और लास्ट में हमने जितनी भी जीवन की जो विविधताएं देखी हैं पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, उसको देख के लास्ट में हम कह सकते हैं कि जीवन सुंदर है। ठीक है कि नहीं? जीवन सुंदर है ना? तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बगल में जो बेल की आइकॉन जो दी गई है उसको आप दबाओगे, तभी मेरे वीडियो आपको डेली मिल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।